हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। मैं आपका अपना SM गॉड हिंदी फैकल्टी मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखो प्यारे बच्चों, आज का जो सिस्टम है, उस सिस्टम मोशन ने जो प्रोवाइड करवाया है वो बहुत अच्छा है। उसके माध्यम से हम लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं हिंदी का सॉल्यूशन, क्योंकि क्रैश कोर्स में अभी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसके दौरान एकमात्र यही माध्यम और यही साधन है जिसके माध्यम से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के साथ जुड़े हुए हैं। हमने आपके लिए हिंदी के अंदर जो व्यवस्था की है वो, जैसा कि आप मेरे पिछले लेक्चर्स को देख चुके हैं, हम पहले आपको लेसन की कहानी आपको बता रहे हैं। कहानी का मतलब जो भी समरी है उस पार्ट की वो समझा रहे हैं, सुना रहे हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है बेटा? तो आप अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं चाहूंगा आप इसी प्रकार से अपना प्यार अपने SM गॉड के साथ बनाए रखिए और आप हमेशा अपना प्रेम हमारे ऊपर दर्शाए रखिए, बरसाए रखिए। ठीक है बेटा? तो आज का जो हमारा पाठ है वो है अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। एक समय हुआ करता था, एक जमाना था जब लोग एक दूसरे के लिए सहायता वाली होप रखा करते थे, सहायता की कोशिश किया करते थे, प्रयास किया करते थे। तो आपके मम्मी पापा के ज़माने में, दादा दादी के ज़माने में, समय में, वैसे समय ऐसा कुछ गया नहीं है। आज भी आप लोग हेल्प करते हैं, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई है कि धीरे धीरे स्वार्थ आता हुआ चला गया है। धीरे धीरे लोग स्वार्थी होते चले जा रहे हैं, अपने तक सीमित होकर के रह गए हैं। पहले पास पड़ोसी अपने हुआ करते थे, मोहल्ला अपना हुआ करता था, लोग अपने हुआ करते थे। तो आखिर हुआ क्या है? आखिर हम अपने तक लिमिट तक, अपने तक सीमित होकर के क्यों रह गए हैं? आखिर क्या कारण है? स्वार्थ परता धीरे धीरे समाज में हावी होती हुई चली जा रही है। लोगों के ऊपर, लोगों की मानसिकता ऐसी होती हुई चली जा रही है, हम अपने तक सीमित होकर के रह गए हैं। इसके पीछे कारण क्या है? पहले परिवार बड़े हुआ करते थे, बड़े परिवारों में, बड़े से मतलब सब मिलजुल कर रहा करते थे और उन परिवारों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम हुआ करता था। Am I right? Yes. आजकल दिक्कत क्या हो गई? सब अपने अपने तक सीमित हो गए। हम दो, हमारे दो या तीन, बस इतना सा परिवार रह गया। अपने माता पिता, दादा दादी सब लोग दूर होते हुए, am I right? दूर होते हुए चले जा रहे हैं। उससे हो क्या रहा है? इनसिक्योरिटी बढ़ती हुई चली जा रही है। पहले घर में बड़े लोग हुआ करते थे तो घर के अंदर एक अपनापन, एक साथ, एक उन लोगों का आशीर्वाद, एक उन लोगों का कंट्रोल हमारे ऊपर बना रहता था। लेकिन अब हम सीमित दायरे में होते हुए चले जा रहे हैं। अब लोग सीमित होते हुए चले जा रहे हैं। कारण क्या है? हम स्वार्थी होते चले जा रहे हैं। देखो, कुछ तो मजबूरियां ऐसी है, छोटे मकान, बड़ा परिवार, अलग होना पड़ रहा है, व्यवस्थाएं अलग अलग करनी पड़ रही है। दूसरी कारण जो है वो आर्थिक स्थिति है। सब अब भैया अपना कमाओ अपना खाओ वाली व्यवस्था करनी पड़ रही है, मजबूरी है यार। तो ऐसी स्थिति में आज आप जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ क्या है? अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। और जो पाठ है उस पाठ का जो सार है वो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं और आप सभी बच्चे मेरे साथ बिल्कुल जुड़ करके रहेंगे। विषय वस्तु स्वयं स्पष्ट है। यहां लिखा है इस पाठ की विषय वस्तु अपने आप स्वयं स्पष्ट हो जाती है। अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, मतलब क्या है? आज समय धीरे धीरे बदल गया है। लेखक प्रत्येक प्राणी के प्रति करुणाशील है। करुणा है उसके मन के अंदर, करुणाशील, उसके अंदर दया है। पाठ का सार इस प्रकार है। सुलेमान की करुणा। अब हमारा सबसे, हमने इसको किया क्या है, कुछ हेडिंग्स में, कुछ टॉपिक में बांट लिया है ताकि आपको उसको समझाने में सुविधा रहे और समझने में सुविधा रहे।
बाइबिल के सोलोमन को कुरान में सुलेमान कहा गया है। बाइबिल के सोलोमन को कुरान में सुलेमान कहा गया है। उसी को बाइबिल में सोलोमन कहा है जिसको कि कुरान में सुलेमान कहा गया है। वे ईसा से 1025 वर्ष पहले एक करुणावान शासक थे। करुणावान, दयालु, वो एक दयालु शासक थे। शासक मीन्स राजा, शासन करने वाले। करुणावान दयावान शासक हुआ करते थे। वे पशु पक्षियों की भाषा जानते थे तथा उनका ध्यान रखते थे। उनकी सोच जो थी वो जानवरों के प्रति पॉजिटिव थी, दयावान थे। एक बार वे अपने लश्कर के साथ कहीं जा रहे थे। लश्कर क्या होता है बेटा? सेना। एक बार वो अपनी सेना के साथ कहीं जा रहे थे। उनके घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर रास्ते में रहने वाली चींटियां डर गई। घोड़े की टाप, घोड़े की पैरों की आवाज जो होती है उसको सुनकर के रास्ते में चींटियां डर गई। तब सुलेमान ने उन्हें धैर्य देकर कहा, धैर्य, उन्हें विश्वास दिलाया, कहा घबराओ नहीं। सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं सबके लिए मोहब्बत हूं। चींटियों ने भगवान से उनके लिए भलाई की दुआ की। अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीव जंतु से प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हीं जीव जंतुओं को मारकर खाते हैं। लेकिन सुलेमान जो था उसने उन चींटियों से कहा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं, अब देखो वो एक तो क्या उनकी भाषा को समझते थे, भाषा को जानते थे, इसीलिए उन्होंने उनकी बात को सुना, समझा और उनको विश्वास दिलाया, मैं तुम्हें हानि पहुंचाने वाला नहीं हूं। महाकवि अयाज के पिता तथा नूह का प्रसंग यहां पर नेक्स्ट टॉपिक में आपका स्टार्ट होता है। नूह कौन था? देखिए, महाकवि अयाज ने अपनी आत्मकथा में एक प्रसंग लिखा। आत्मकथा और जीवनी दो चीजें होती हैं। आत्मकथा एक तो चीज है आत्मकथा जो किसकी होती है? स्वयं की। और लेखक स्वयं लिखता है आत्मकथा, याद रखना है हमें। आत्मकथा लेखक स्वयं लिखता है अपनी। दूसरी चीज होती है जीवनी। जीवनी क्या होता है? दूसरा लिखता है। अगर हमारे बारे में कोई अन्य व्यक्ति लिख रहा है तो वो क्या कहलाएगी? वो जीवनी कहलाएगी। हम अपने बारे में लिख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? आत्मकथा कहलाएगी। जैसे महात्मा गांधी की सत्य की खोज आत्मकथा है, उन्होंने अपने बारे में, स्वयं के बारे में लिखा है तो वो आत्मकथा कहलाएगी। यहां पर महाकवि अयाज ने अपनी आत्मकथा में एक प्रसंग लिखा है। उन्होंने स्वयं अपनी पूरी कहानी को स्वयं अपने बारे में लिखा है। एक बार उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे, उनकी मां ने उन्हें भोजन परोसा। तभी उनकी नजर अपनी बाजू पर रेंगते हुए एक काले चोंटे पर पड़ी। चोंटा, चींटा, यह है चींटा। चींटी का पुल्लिंग चींटा। यहां पर नजर किस पे पड़ी भैया? चींटे पर पड़ी। चोंटा हम उसको कहते हैं चींटा। नजर पड़ी किस पर? चींटे पर। कब? जब वो भोजन करने लगे थे। वे उसे कुएं के पास छोड़ने के लिए खड़े हुए। वे चींटे को घर से बेघर होता हुआ नहीं देख सकते थे। देखो, सोच होती है, वाकई अलग अलग सोच होती है। उन्होंने क्या देखा? अरे ये चींटा अपने घर से बेघर होकर मेरे पास तक चला आया है, क्या करूं? एक काम करते हैं, बेचारे को इसके घर तक पहुंचाता हूं। ऐसी सोच रखने वाले लोग कितने हैं, कितने महापुरुष हैं जो इतना सोचा करते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा और उसे छोड़ने गए। बाइबिल और अन्य पवित्र ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का वर्णन आता है। बाइबिल में और अन्य ग्रंथों, पवित्र ग्रंथों में नूह एक पाठ, एक कैरेक्टर आता है जिसका नाम है नूह। एक बार नूह के सामने से एक घायल कुत्ता गुजरा। छोटी छोटी सी कहानियां हैं जिनके माध्यम से यहां पर
लेखक ने समझाना चाहा है, एक घायल कुत्ता गुजरा, नूह ने उसे गाली दी और दुत्कारा। हम कई बार कुत्ते को, और वो भी गंदा हो रहा हो, कीचड़ में हो रहा हो, या लग रही हो, या सड़ रहा हो, ऐसी स्थिति में अगर वो निकल कर जाता है तो हम क्या करते, दुत्कारते ना, भगाते ना उसको। ऐसे उसको क्या दुत्कारा, दुत्कारना, फटकारना। तब ये बात सुनकर तब कुत्ते ने उसे जवाब दिया, वो भाषा जानते थे ना। कुत्ते ने जवाब दिया, क्या दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं। देखिए कितनी शानदार बात कही है, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। ओ माय गॉड, क्या बात कह डाली। भाई तुम मुझे फटकार रहे हो, दुत्कार रहे हो, लेकिन भैया न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, कुत्ता बनाया हूं तो मैं अपनी मर्जी से नहीं हूं, और न तुम अपनी मर्जी से इंसान हो। यह सब उस परमपिता परमात्मा का लेख है, उस परमपिता परमात्मा का सिस्टम है। तो मुझे डांटने वाले होते कौन हो, तो मुझे दुत्कारने वाले होते कौन हो। सबको बनाने वाला वो एक ही है। ये बात सुनकर नूह जीवन भर पछतावे में रोते रहे। महाभारत में भी युधिष्ठिर का साथ एक कुत्ते ने दिया था। आप कुत्ते को इस तरह से नेग्लेक्ट कर रहे हो। महाभारत में युधिष्ठिर का साथ देने वाला एक कुत्ता था, और तुम मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। सुनकर के ताज्जुब हो गया, वो चुप हो गया। यह धरती सबकी है, इसमें पक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुद्र सबका बराबर हिस्सा है। आज मानव ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करना शुरू कर दी है, और यहीं पर इंसान ने प्रकृति के साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम की है। बच्चों आप खुद सोचिए, आज इतनी बड़ी इतनी बड़ी विपदा आ रही है, उसका मुख्य कारण क्या है, इंसान। हम लोगों ने प्रकृति के साथ जो हमारा तालमेल था उसे बिगाड़ लिया, प्रकृति के साथ जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को बिगाड़ लिया। नतीजा बुरा भुगतना पड़ रहा है। पहले सब लोग सांझे आंगन में रहा करते थे, जैसे मैंने बात की थी, आपने सांझे साथ में सभी लोग एक साथ आंगन में रहा करते थे, एक आंगनों में रहा करते थे। अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में रहने लगे हैं। खुली हुई धूप आया करती थी, खुले आकाश के नीचे हम रहा करते थे, प्रकृति का आनंद लिया करते थे। लेकिन अब हुआ क्या है, सब आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं, सब नकली लाइफ जी रहे हैं, सब दिखावे की लाइफ जीने लगे हैं। अब स्थितियां बदल गई हैं। आंगनों में रहा करते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में रहने लगे हैं। बढ़ती आबादी ने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। अरे यार, अब तो मनुष्य वहां समुद्र के किनारों तक पहुंच चुका है। अब हम दोष देंगे सुनामी आ गई, क्यों आई? अरे हमने समुद्र के किनारों को समेट दिया। शहरों में बाढ़ आ गई, क्यों आई? हमने नदी नालों को पाट दिया, नदी नालों को पाट करके घर बना लिए, मकान बना लिए, तालाबों में घर बन गए। तो प्रकृति क्या करेगी? एक करवट लेगी। नव डार्विन का सिद्धांत सुना था अपन ने, क्या प्रकृति अपने आप को मैनेज खुद करती है। किसी को जरूरत नहीं पड़ती है प्रकृति को मैनेज करने के लिए, वो खुद मैनेज करती है, कर रही है। पेड़ कटने लगे हैं, प्रदूषण ने पंछियों को भगाना शुरू कर दिया है, चारों तरफ प्रदूषित वातावरण हो गया है। गर्मी, बरसात, बाढ़, आंधी, तूफान, नए नए रोग इसी संतुलन के टूटने से पैदा हुए हैं। आपने प्रकृति का जो संतुलन टूट गया, उसी के कारण नए नए रोग पैदा हुए हैं। ऐसी ऐसी बीमारी आ रही है जिसके बारे में अपन समझ नहीं पा रहे हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है। कैसे आई? प्रकृति का तालमेल टूट गया, प्रकृति का संतुलन खत्म हो गया, इसीलिए इतनी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। प्यारे बच्चों, हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलना पड़ेगा। आप समझते हैं विज्ञान, साइंस ने जब डेवलपमेंट किया, साइंस जो उन्नति हुई है साइंस की, उसके लाभ ही नहीं है, नुकसान भी है। हम अगर उसका मिसयूज करते हैं तो नुकसान भी है। हमने क्या किया? असंतुलन हो गया, संतुलन टूट गया। प्रकृति की सहनशीलता की एक सीमा होती है। प्रकृति के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में आए समुद्री तूफान से मिला था। वो सुनामी लहरें आई थी। आपने क्या किया? समुद्र बेचारा था ना, समुद्र सिमटने लगा, उखड़ू बैठ गया, पैर समेट लिए समुद्र ने, उखड़ू बैठ गया। फिर भी तुम उनके ऊपर चढ़ते गए, वो खड़ा हो गया, तो फिर जाता कहां? उसने क्या किया? विद्रोह कर दिया और सुनामी लहरें आ गई। इस प्रकार की स्थिति बनी। तो समुद्री तूफान कैसे आया? कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को धकेल कर उसकी जमीन हथिया रहे थे, समुद्र को धकेल कर जमीन हथिया रहे थे। समुद्र सिमटता चला जा रहा था। समुद्र ने पहले टांगे समेटी,
फिर उकड़ू बैठ गया, अंत में खड़ा हो गया। जब उसके लिए भी जगह नहीं बची खड़े होने के लिए भी, तो फिर क्या हुआ, उसे गुस्सा आ गया। एक रात उसने अपनी लहरों पर दौड़ते 3 जहाजों को गेंद की तरह उछाल दिया। जब आई ना समुद्र की लहरें, तो गेंद की तरह उछल गए, फेंक दिया अलग अलग दिशाओं में। एक वर्ली के समुद्र के किनारे जा गिरा, एक कहां गया, वर्ली के समुद्र के किनारे जा गिरा, दूसरा कार्टर रोड के सामने, तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया के सामने जाकर के गिरा, टूट फूट करके चारों तरफ बिखर गया। उसमें सवार सैलानी चलने फिरने के काबिल ना रहे। हम प्रकृति का दोहन करेंगे तो प्रकृति बदला लेगी, यही करेगी प्रकृति जो उस वक्त किया था। सुनामी लहरें आई, लहरों ने बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया। क्या आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन हम धीरे धीरे विकास के नाम पर चारों तरफ बढ़ते फैलते हुए चले जा रहे हैं। आज शहर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। खाने पीने के लिए जो खाद्यान्न उत्पन्न करने वाली जमीनें जो हैं बेटा, वो जमीनें बिल्कुल प्लॉट बनती हुई चली जा रही हैं, उन पर मकान खड़े होते हुए। अरे यार, हम आखिर करना क्या चाहते हैं, हम जा कहां रहे हैं? सोचने की बात है प्यारे बच्चों। मां का जीव प्रेम क्या होता है? लेखक की मां, जीव के प्रति इस मां का प्रेम क्या था? लेखक की मां हमेशा लेखक को कहा करती थी कि सूरज ढले पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ा करो। पहले एक जमाना था, एक समय था, लोगों की सोच क्या थी? पेड़ पौधों के प्रति इतना प्रेम था बच्चों, रात पड़े शाम पड़े कहा जाता था पत्ते नहीं तोड़ना। हम तुलसी के पत्ते तोड़ते ना काढ़ा बनाने के लिए, रात को नहीं तोड़ना चाहिए। रात को किसी भी पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। दियावित्ती के समय फूल ना तोड़ा करो। इन सब के पीछे कोई लॉजिक था, कोई कारण था, और आप लोगों को भी ध्यान रखना इन बातों को। दरिया को सलाम किया करो। अरे नदी में जब जाओ तो पहले उसे प्रणाम करो। हम अपनी सारी गंदगी उसके अंदर छोड़कर आने वाले हैं, तो हम उस नदी को प्रणाम करें। कबूतरों को सताया मत करो, वे हजरत मोहम्मद के अजीज हैं, ऐसा मानते थे। उन्होंने उन्हें मजार के गुम्बद के नीचे घोंसला बनाने की इजाजत दे रखी है। मुर्गा सबको उठाकर जगाता है, अतः उसे परेशान मत किया करो। ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग यार अब कहां रहे? पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग अब कहां रहे? क्यों नहीं रहे? लोग तो आज भी हैं। ये कहिए बच्चों, सोच बदल गई है। किसने बदली? हमने बदली। सोच कैसे बदल गई? समय के अनुसार हम सभी लोग स्वार्थी होते हुए चले गए। कबूतरों को मत सताया करो कहा करते थे। जिन दिनों लेखक ग्वालियर में रहते थे, उनके मकान में 2 रोशनदान थे। उनमें एक कबूतर के जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। एक बार एक बिल्ली ने कबूतर के 2 अंडों में से एक अंडा फोड़ दिया। लेखक की मां ने दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, परंतु वह उसके हाथों से टूटकर गिर गया। कबूतर परेशानी में फड़फड़ाने लगे। उनकी आंखों में दुख को देखकर लेखक की मां रो पड़ी। उन्होंने पूरे दिन रोजा रखा। उन्होंने रोते रोते खुदा से अपने गुनाह के लिए माफी मांगी। कैसा अपनापन था। कई बार भलाई करते करते भी गड़बड़ हो जाती है, अच्छाई करते करते भी गड़बड़ हो जाती है। वही हुआ था। कबूतर के उन अंडों को बचाने के लिए एक गिरा, दूसरे को बचाने के चक्कर में दूसरा भी फूट गया। लेकिन वो कबूतर रोते रहे, फरियाद करते रहे, उनको बच्चों को ढूंढने के लिए, उन अंडों को ढूंढने के लिए। ये देख करके उनकी पत्नी दुखी हो गई कि यार मेरे हाथों इतना बड़ा अन्याय कैसे हो गया। आज का संवेदनहीन जीवन कैसा है? आज हम जिस जीवन में जी रहे हैं वो सारी संवेदनाओं से दूर है। संवेदना भावना है। आज हम भाव शून्य हो चुके हैं। आज हमारे अंदर वो जीवों के प्रति वो प्रेम नहीं रहा, वो अपनापन नहीं रहा। हम जानवरों को पालते तो हैं, लेकिन कैसे? पट्टा डालकर पालते हैं, बांध करके पालते हैं गले में। ग्वालियर से मुंबई रहने के में अंतर बहुत कुछ बदल चुका है। इस समय लेखक का घर वर्सोवा में है। लेखक जहां बात कर रहे हैं आपसे, वर्सोवा में कभी यहां दूर तक जंगल हुआ करते थे, पेड़ थे, पक्षी थे, अन्य जानवर थे, परंतु अब यहां समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। यही तो बात है, समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। लोग समुद्र के किनारे उस आबो हवा को लाइक करते हैं, वहां जाकर बसना पसंद करते हैं। और इससे हो क्या रहा है? हम प्रकृति के सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। कितने ही परिंदों के घर छिन गए हैं उसको बनाने में।
पेड़ पौधे कट गए हैं, वो परिंदे, वो पक्षी जहां जिन पेड़ पौधों पर रहा करते थे वो कट गए हैं, छिन गए हैं। कुछ शहर छोड़कर कहीं चले गए, कुछ परिंदे परिंदे पक्षी शहर छोड़कर चले गए, कुछ ने यहां वहां डेरा डाल लिया है। 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट के एक मचान में अपना घोंसला बना लिया है। उनके बच्चे अभी छोटे हैं। बड़े कबूतर दिन भर उन्हें खिलाने पिलाने का प्रबंध करते रहते हैं। वे दिन भर उसे अपना घर समझकर आते जाते हैं। उनसे कारण लेखक के घर में परेशानी होती है ना। फिर कबूतर करते क्या है, वो छोटी छोटी डालियां टहनियां ला लाकर अपने घोंसले बनाते हैं। उन घोंसलों के कारण क्या होता है, कचरा हो जाता है। तो कचरा होता है तो घर में परेशानी भी होती है। तो वो परेशानी होती है, कभी वे कोई चीज गिराकर तोड़ देते हैं। पक्षी ठहरे, उनको थोड़ी पता है कि उड़ने से उनसे कोई चीज टूट गई तो टूट गई। कभी पुस्तकालय में रखी पुस्तकों को छेड़ने लगते हैं। इनसे तंग आकर लेखक की पत्नी ने उनके आशियाने के पास एक जाली लगा दी है। अब कैसे आओगे? उनका जो घोंसला था उसके पास एक जाली लगा दी। उनके बच्चों को भी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया, खिड़की को बंद कर दिया है। अब वे दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। मगर अब न सोलोमन है न लेखक की मां है जो उनके दुख को समझे। सोलोमन, उनकी मां, नूह, अब वो लोग कहां रहे? उनके दुख को समझने वाले कोई भी नहीं रहे। ऐसी स्थिति जानवरों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति बनती चली जा रही है। प्यारे बच्चों, हम सारी सुविधाओं से संपन्न हैं, हम और हमारे पास संपूर्ण सुविधाएं हैं, इसके बावजूद भी हम दुखी हैं। ये जानवर, ये पक्षी जिनके पास कुछ नहीं है, ये हमसे आशा करते हैं और हमें इनकी हेल्प करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? हम चारा डालते हैं, हम पानी के लिए उनके लिए पानी की व्यवस्था करते हैं। भरी गर्मी में ये जानवर, ये पक्षी कहां जाएंगे? ये था हमारा पाठ। अब कहां दूसरों के दुख में दुखी रहने वाले। और आप लगातार जुड़े हुए थे इस कहानी के साथ, इस पाठ के साथ। अब हम बात करेंगे कुछ प्रश्नों की जो कि आपके लिए लाभदायक है। पहला प्रश्न है, लेखक ने ग्वालियर में क्या सीखा? मानव प्रेम सीखा, प्रकृति प्रेम सीखा, पशु प्रेम सीखा या पक्षी प्रेम सीखा? बात है, लेखक ने ग्वालियर से क्या सीखा? वहां ग्वालियर में जब लेखक था तो वहां उन्होंने क्या सीखा? मानव से प्रेम सीखा, प्रकृति से प्रेम सीखा, पशु से प्रेम सीखा या पक्षियों से प्रेम सीखा? क्या होना चाहिए जवाब? हाँ, मैं भी आपके साथ हूं। क्या होना चाहिए? मानव प्रेम? नहीं। प्रकृति प्रेम? मैं भी। पशु प्रेम? शायद। पक्षी प्रेम? हो सकता है। तो जवाब किससे? पक्षियों से। पक्षियों के साथ उनका विशेष प्रेम था, पक्षी प्रेम उन्होंने सीखा। पहली बात, चरिंदे का आशय क्या है? चरिंदे, चरागाह, भोजनालय, पशु या पक्षी? ये चरिंदे हैं, परिंदे नहीं है, है ना। तो चरिंदे का मतलब यहां पर क्या है? चरागाह। और परिंदे होते तो पक्षी। पक्षी तो कौन? इनको परिंदे, इनको परिंदे भी बोला जाता है। ठीक है। पक्षियों और पशुओं का घर कैसे छिना? यहां से चलेंगे अपन कि पक्षियों और पशुओं का घर कैसे छिन गया? बड़े बड़े बिल्डरों ने मकान बना लिए इसलिए, जंगल कट गए इसलिए, प्रदूषण बढ़ गया इसलिए, समुद्र ने जंगलों को निगल लिया इसलिए। जवाब ढूंढिए। आपको आ गया समझ में? पशुओं पक्षियों का घर कैसे छिना? क्या बड़े बड़े बिल्डरों ने मकान बना लिए इसलिए, जंगल कट गए इसलिए, प्रदूषण बढ़ गया इसलिए, या समुद्र ने जंगलों को निगल लिया इसलिए? अब देखो, कई बार होता क्या है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा जो बिल्कुल लगभग सही से नजर आते हैं। देखो, एक कारण है ये समुद्र ने जंगलों को निगल लिया, ये तो आंसर है नहीं। प्रदूषण बढ़ गया, यहां पर ये आंसर भी नहीं है, वैसे आंसर है ही, लेकिन यहां पर
पाठ में ये आंसर नहीं है। फिर जंगल कट गए, ये आंसर भी सही है, लेकिन इस पाठ में नहीं आया ये। इस पाठ का आंसर क्या है? बड़े बड़े बिल्डरों ने मकान बना लिए। मकान कैसे बने? कटे तो जंगल ही है, लेकिन सब तरफ मकान ही मकान बन गए, और इस कारण क्या हुआ? जो पशु पक्षी हैं उनके रहने की जगह के प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ठीक है, पक्षियों की दुर्दशा को देखकर लेखक को किसकी याद आती है? आज जब वो पक्षियों की दुर्दशा देखता है तो किसकी याद उसे आती है? मां की दुर्दशा की, मां की दयालुता की, मां की मृत्यु की, या उसके बचपन की? किसकी याद आती है? यस, मां की दयालुता की। आज वो मां नहीं है, वो मां हुआ करती थी, तब पशु पक्षियों के साथ इतना प्रेम, इतना अपनापन उसे देखने को मिलता था कि मां जो थी वो कितना प्रेम करती थी। किस घटना से कबूतर कबूतरी उदास हो गए? क्या हुआ था जिससे वो कबूतर कबूतरी दोनों उदास हो गए? अपना रास्ता बंद देखकर, अपने बच्चों को अपने से अलग देखकर, अपना घोंसला टूटा हुआ देखकर, स्वयं को उजड़ता देखकर। क्या हुआ था? उस रोशनदान में जाली लगा दी गई थी। उस जाली के लगने से क्या फर्क पड़ा? रास्ता बंद देखकर उनका जो रास्ता था वहां तक जाने का, वो बंद हो गया था, और जब रास्ता बंद हो गया तो वो उदास हो गए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 5 क्वेश्चन थे ये एमसीक्यूज थे, ये आपके शॉर्ट ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस थे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ। नेचर में, प्रकृति में जब संतुलन बिगड़ गया तो उसका रिजल्ट क्या निकला? वैसे प्रकृति अपना तालमेल खुद बिठाती है। कोरोना काल में कितने सारे लोगों की जिंदगी को ले लिया, समाप्त कर दिया। इस कोरोना काल में कितनी सारी जनसंख्या घट गई। प्रकृति, नेचर है, ये अपने आप को मैनेज कर लेती है। जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, तब भी प्रकृति ने व्यवस्था बिठा ली है। तो प्यारे बच्चों, प्रकृति खुद मैनेज कर रही है इस सिस्टम को, और हमारा प्रश्न यह है कि प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ, रिजल्ट क्या निकला? आइए पाठ के आधार पर। प्रकृति में आए असंतुलन का दुष्परिणाम बहुत भयंकर हुआ। समुद्री तूफान आए, भूकंप आए, आंधियां आई, बाढ़ें आई, गर्मी अत्यधिक बढ़ी, असमय बरसातें हुई, तथा नए नए रोग उत्पन्न हुए। पशु पक्षी घरों से बेघर हो गए। हम देख रहे हैं क्या स्थितियां बनती हुई चली जा रही है। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा तो क्या होगा? बाढ़ आएगी, तूफान आएगा, भूकंप आएगा, आंधियां आएंगी, गर्मी भयंकर पड़ेगी, असमय बरसातें होंगी। प्यारे बच्चों, आपने देखा नहीं है, हमने देखा है, क्या शानदार नदियां बहा करती थी। नदियों में कल कल छल छल करता हुआ पानी बहा करता था। उस पानी में नहाते थे, जानवर पानी पीते थे, उससे खेती होती थी, खेतों में पानी जाता था। आज वो सिस्टम कहां चला गया? आज प्रकृति का वो स्वरूप कहां चला गया? सर्दी, गर्मी, बरसात अपने समय पर आते थे। 3-3, 4-4 महीने के मौसम हुआ करते थे, पता ही नहीं लगता। ऐसा लगता है 8 महीने की गर्मी चल रही है, 4 महीने में और बाकी सारी की सारी ऋतुएं आ जाती हैं। अब सोचो, ऐसी स्थिति में अगर बरसात नहीं होगी, पानी कहां से आएगा? हमने जमीन को छलनी कर डाला है पानी निकालने के लिए। तो प्रकृति के साथ ऐसा बर्ताव जब हम करने लग जाएंगे तो प्रकृति क्या करेगी? प्रकृति क्या करेगी यार? वो हमारे साथ उल्टा रिएक्ट करेगी। फिर पानी समाप्त हो जाएगा, पानी आएगा कहां से? हम मरेंगे। ऐसी स्थिति में बाढ़ें आएंगी, भूकंप आएंगे, जलजले आएंगे, आंधियां चलेंगी, स्थितियां बिगड़ जाएंगी। आज विज्ञान के आधार पर कहते हैं विज्ञान ने उन्नति की, प्रगति की, इतना सारा विस्तार विज्ञान ने कर लिया, लेकिन उससे हुआ क्या? प्रदूषण बढ़ गया। जितने वाहन चले प्रदूषण बढ़ गया। दोनों पक्ष होते हैं।
हमने प्रकृति के साथ गलत किया तो प्रकृति हमें बख्शने वाली नहीं है, कुदरत हमें बख्शने वाली नहीं है। उसके लिए आवश्यक है हम कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर चलें, हम प्रकृति के साथ बहना सीखें, नेचर के साथ चलना सीखें। बरसातें आएंगी, नए नए रोग उत्पन्न होंगे, बहुत सारे नए रोग चल रहे हैं, इतने घातक रोग चल रहे हैं कि जो सीधे मौत तक लेकर के जा रहे हैं। आवश्यकता है आज हम एनर्जी बूस्ट करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ रहा है, एक्सरसाइज करनी पड़ रही जा रही। अरे यार, अगर हम खुद अगर एक्सरसाइज अब वर्किंग प्रोसेस में होते, फिजिकली वर्क अगर हमारा होता, तो शायद ये एक्स्ट्रा करने की, मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं, इवनिंग वॉक जा रहे हैं, सारी काम एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हम नेचुरल सिस्टम को भूल चुके हैं। पहले पैदल जाया जाता था, खेतों में काम किया जाता था, मेहनत की जाती थी, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती थी, प्रॉपर डाइट हुआ करती थी। फिर क्या हुआ? लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर बताइए। ग्वालियर से लेकर मुंबई तक क्या क्या चेंज लेखक ने देखे? लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक अनेक बदलाव देखे। उनके देखते देखते जंगल कट गए। यार, ये प्रॉब्लम तो आपने बहुत ज्यादा देखी है, क्योंकि जैसे जैसे शहरों का विस्तार होता है तो विस्तार कहां होगा? बाहर की ओर, जंगल की ओर, जहां पर पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है, उनको क्या कर रहे हैं लोग? काट रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। जंगल कट गए, पशु पक्षी शहर छोड़ करके कहीं भाग गए। पशु पक्षी शहर छोड़ करके कहीं भाग गए, क्योंकि शहरों में क्या हो गया? भयंकर प्रदूषण हो गया। उनको रहने के लिए जगह नहीं है पशु पक्षियों को। आज आपने अपने घर के बाहर चिड़ियों की चहचहाट सुनी? नहीं सुनी। वो कलरव सुना? नहीं सुना। क्योंकि बाग बगीचे उपवन जो हमारे घरों के आसपास हुआ करते थे, खेत खलियान हुआ करते थे, वो अब नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में व्यवस्थाएं बिगड़ गई। पशु पक्षी शहर छोड़कर कहीं भाग गए हैं। जो भाग नहीं सके वे दुर्गति और उपेक्षा सहकर जीते हैं या फिर मारे जाते हैं। आज दर दर भटकते हैं वो जानवर, वो पक्षी, उनको चुग्गा। आज आवश्यकता क्यों पड़ गई? हम दाना डालते हैं, पानी भरते हैं, क्यों? क्योंकि नेचुरलिटी खत्म हो गई। उन पशु पक्षियों को खाने पीने के लिए खेत खलिहान में जो दाने मिला करते थे, वो नहीं रहे। इसीलिए निवेदन किया जाता है, दाना रखें, पानी रखें, ये व्यवस्थाएं बनाकर रखें। व्यवस्थाएं बिगाड़ दी हैं हमने। शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चोटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए थे? शेख अयाज के पिता ने देखा, जब खाना खाने के लिए बैठे थे, एक चोटा वहीं आ गया। हो, ये बेचारा कहां से आ गया? ये अपने परिवार से बिछुड़ गया। अरे यार, ऐसी सोच रखने वाले लोग थे। देखिए, शेख अयाज के पिता बहुत ही दयालु तथा जीव प्रेमी मनुष्य थे। जीवों से प्रेम करने वाले मनुष्य थे। उन्होंने भोजन करते समय देखा कि एक काला चोटा उनकी बाजू पर रेंग रहा है। उन्हें लगा ये चोटा कुएं के पानी के साथ उन तक आ गया है। कुएं से पानी निकाला गया तो वहां से आ गया है। ये बेघर हो गया है, इसे वापस कुएं के पास छोड़ आना चाहिए। इसी इच्छा से वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। अरे कौन करता है यार, कौन सोचता है ऐसे? लेकिन वो बंदा, उन्होंने ऐसा किया। हमें प्रकृति के प्रति अपना तालमेल बिठाना चाहिए, प्रकृति के प्रति हमें प्रेम रखना चाहिए। ऐसी व्यवस्था, ऐसी सोच अगर सभी लोग रखने लग जाएंगे तो संसार बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत भयंकर प्रभाव पड़ा। जनरेशन जो बढ़ती जा रही है, जनसंख्या, पॉल्यूशन होता चला जा रहा है। जनसंख्या जब बढ़ रही है तो पॉल्यूशन भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। एक घर में पहले जो लोग रहते थे, मैंने बताया आपको, बड़ा सा घर परिवार हुआ करता था। घर बड़ा होता था, परिवार बड़ा होता था, जगह होती। रोजगार की समस्या, लोग अलग अलग रहने लगे। बढ़ती हुई आबादी ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया? दोनों क्वेश्चन का जवाब देखिएगा कि बढ़ती आबादी ने पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है। जी हां, आज पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। आबादी बढ़ती हुई चली जा रही है, मैनेज करना मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है। हमने नारा लगाया, हम दो हमारे दो, सभी जगह लागू नहीं हुआ। आवश्यकता इसी चीज की है। कवि ने कहा, पूत कपूत तो क्यों धन संचय,
और पूत सपूत तो क्यों धन संचय भैया। अगर बेटा सपूत है तो 5-25 करने की जरूरत नहीं है यार, एक ही बहुत है। और कपूत हो गए तो वो 2, 5, 10 जितने भी है ना, सब बर्बाद करके रख देंगे। इसलिए अच्छी सोच वाले, अच्छे व्यवहार वाले कुछ बच्चे, 1 बच्चा 2 बच्चे बहुत है। व्यवस्था बिगड़ गई, बढ़ती आबादी ने पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया, समुद्र की लहरों को सीमित कर दिया, समुद्र के रेतीले तट पर मानवों की बस्ती बसा दी। बहुत गलत किया। और फिर हम कहते हैं बाढ़ आ गई, लोग मर गए। अरे हम स्वयं उन इलाकों में जाकर के रहने लग गए, नदी तालाबों में जाकर के रहने लग गए। बरसात आएगी, पानी भरेगा और फिर हाहाकार मचाएंगे, हमें बचाओ, हम मर रहे हैं। कैसे? आखिर हम लोगों ने क्या किया? हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते चले जा रहे हैं। प्रकृति क्या करेगी? हम प्रकृति के खिलाफ चलते चले जा रहे हैं। हम दोष देते हैं भगवान को। अरे भैया, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। बबूल के पेड़ पर कांटे लगेंगे, गुलाब के फूल आने वाले नहीं। हम पेड़ बबूल का लगा रहे हैं और गुलाब के फूल की आशा कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? आसपास के जंगल काट डाले गए, पेड़ों को रास्तों से हटा दिया गया, पशु पक्षी बस्तियां छोड़ करके कहीं चले गए, वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी। बढ़ेगी ना। आपके शहरों का जब विस्तार होगा, कहां होगा? मैंने बताया आपको, जंगलों की तरफ बढ़ेंगे हम प्रकृति का जो नेचुरल सिस्टम होगा उसे खत्म करेंगे। हम नदियों के रास्ते मोड़ देंगे तो क्या होगा? प्रकृति अपना बदला लेगी, छोड़ने वाले नहीं है। वो अपना रास्ता स्वयं निकाल लेती है, उस रास्ते पर स्वयं चलती है। मौसम चक्र टूट गया, बिल्कुल टूट गया। सर्दी, गर्मी, बरसात, जैसे मैंने कहा 4-4 महीने, 3-3 महीने का स्लॉट हुआ करता था, अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? 8 महीने की गर्मी हो गई। प्रकृति में इतना प्रदूषण व्याप्त हो गया कि गर्मी ही गर्मी। बरसात के लिए तरसते हैं, कब आएगी बरसात, कब आएगी बरसात। समय निकल जाता है, बरसात होती नहीं। जब बरसात पूरी नहीं होती तो पूर्ति कहां से होगी? मौसम चक्र टूट गया, इसीलिए कहा है टूट गया। बरसातें बेवक्त होने लगी। होती है तो 4-4 महीने, 3-3 महीने, नहीं होती तो नहीं होती। 1 महीने बरसात प्रॉपर नहीं होती। पहले बरसातें हुआ करती थी, नदी नाले आया करते थे, उफान आया करते थे नदी नालों में। अब क्या हो गया? कुछ छींटे बरस जाते हैं, कुछ छींटे आ जाते हैं। प्रकृति ने रूप बदल लिया। उसका मुख्य कारण कौन है? हम स्वयं हैं भैया। कभी तूफान, कभी आंधियां, कहीं बाढ़ें, तो कहीं नए नए रोग पैदा होने लगे हैं। इस प्रकार बढ़ती आबादी से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। बिल्कुल साहब, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है बेटा? इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हम दूसरों के लिए सोचते नहीं हैं, हम स्वार्थी और मतलबी हो गए हैं। प्रश्न है, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? कबूतर आया करते थे, जब आया करते थे तो चारों तरफ गंदगी हो जाती थी। वो टहनियां, वो गंदगी चारों तरफ फैल जाती थी। फैलने के कारण क्या होता था? घर के अंदर बार बार सफाई करनी पड़ती थी। लेखक की पत्नी परेशान हो गई थी। वो जो रोशनदान थे घर के अंदर, उनमें कबूतरों ने अपना डेरा डाल लिया था। कबूतर वहां पर जम गए थे। कबूतरों ने अपने घोंसले बनाने शुरू कर दिए थे। वे उसे अपना घर समझकर अधिकार से वहां रहने लगे थे। वे अपने बच्चों की देखभाल के लिए एक दिन में अनेक अनेक बार आया करते थे। और जितने भी आया करते थे बार, जितनी बार भी उतनी बार गुटर गूं होती थी। व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी। वे कभी कभी मस्ती करते हुए घर के अंदर चले आते थे। उनके खेल खेल में लेखक के घर का कई सामान टूट जाता था। जब फड़फड़ाएंगे, इधर उधर अड़ेंगे भिड़ेंगे तो कई सामान टूट जाता था। कभी कभी वे लेखक की पुस्तकों की अलमारी पर आ बैठा करते थे, उसे गंदा कर देते थे। देखो भाई, जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब तो प्रेम के भूखे हैं। जब आप उसे अपनापन महसूस करवाने लगोगे, आप अपना, अरे यार, एक रोटी के टुकड़े के लिए कुत्ता आपके दरवाजे पर बैठा रहता है। एक रोटी की आस लगाकर गाय आपके दरवाजे पर आती है। आप उसके प्रति प्रेम अपना तो रखते हो, इसलिए आती है। आप उसे डांटोगे, मारोगे, भगाओगे, नहीं आएगी। ये पशु पक्षी प्रेम के भूखे हैं। आप दाना डालोगे तो आएंगे, पानी पिलाओगे तो आएंगे। इतना इंसानियत तो अपने अंदर होना जरूरी है। कभी कभी वे लेखक की पुस्तकों पर अलमारी पर बैठ जाया करते थे, उसे गंदा कर देते थे। इन सब झंझट से बचने के लिए लेखक की पत्नी ने उस खिड़की को बंद करवा दिया जिससे कबूतर घर में आया करते थे। बंद हो गया, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अब कबूतर कहां से आएंगे? हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, समुद्र के गुस्से की वजह क्या थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला?
कैसे नाराज हुआ समुद्र, क्या रिएक्शन दिया समुद्र ने। समुद्र के गुस्से की वजह थी उसका सिमटना। हमने क्या किया, उसको लिमिटेड कर दिया, उसको सिमटा दिया, उसको बांध कर रख दिया। अरे यार, समुद्र को भी बांधा जा सकता है क्या? लेकिन हमने वो दुष्कार्य करने का प्रयास किया। मुंबई के बड़े बड़े बिल्डरों ने समुद्र की जमीन छीनकर उस पर मानवों के लिए बस्ती बना डाली। ये आलीशान टावर बनते हुए चले जा रहे हैं, जमीनों को छीन लिया। हमने जंगलों की जमीन को समाप्त कर दिया। इससे समुद्र के लिए अपने पांव फैलाना तक कठिन हो गया, विस्तार कठिन हो गया। आप समुद्र की सीमाओं को बांधने का प्रयास करने लगे, जो कि संभव नहीं है। कैसे बांध सकते हैं आप समुद्र की सीमाओं को? कठिन हो गया। अतः गुस्से में आकर उसने एक दिन अपनी छाती पर विहार करते हुए 3 जहाजों को जोर से अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। चारों तरफ फेंक गई वो दिशाएं समाप्त हो गई और समुद्र ने जहाजों को बच्चों की तरह, गेंद की तरह इस तरह उछाल फेंका कि औंधे मुंह गिरकर टूट फूट हो गए। उससे सवार यात्री फिर चलने फिरने लायक योग्य नहीं रहे। बच्चों, अगर हम नेचर के साथ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति हमें बख्शने वाली नहीं है। आज आपने पढ़ा, दूसरों के दुख में दुखी होने वाले लोग अब कहां हैं? प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने लाडलों, आपका अपना चैनल है मोशन। क्या करेंगे हम? लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट देंगे। आप अपने बच्चे, मेरे अपने बच्चे मेरे लिए लाइक करेंगे, मोशन के लिए लाइक करेंगे और हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।